नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। तो एक बहुत बड़ा सवाल हर मम्मी के मन में होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी सोनोग्राफी होनी चाहिए और कब कब होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज अपन मंथ बाय मंथ बात करेंगे कि कितनी आपको सोनोग्राफीज की जरूरत होती है और कब आपको सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सोनोग्राफी माँ और बच्चे दोनों के लिए सही रहती है, सेफ है या नहीं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताऊंगी जो प्रेगनेंसी जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले सवाल के बारे में कि जो ये सोनोग्राफी है, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है या नहीं। तो जी हाँ, सोनोग्राफी बनी ही अपनी प्रेगनेंसी के लिए होती है, अपने फीटस के लिए, क्योंकि ये होती है साउंड बेस्ड वेव्स के ऊपर, यानी कि इसमें किसी भी रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है तो आपके बेबी के लिए एकदम सेफ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सोनोग्राफी और कब होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो सोनोग्राफी होती है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन, ये होती है 6 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 6 से 8वें हफ्ता के बीच में, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि क्या बच्चे में हार्ट बीट है या नहीं, क्या फीटस बना है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जी सैक बन के रह जाता है और अंदर फीटस नहीं बनता है, जिसे अपन ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाता है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है, तो उसे अपन एक्टोपिक कहते हैं। फिर प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस या ट्रिपलेट्स, यानी बच्चा एक है या डबल है या 3 बच्चे हैं। तो ये सोनोग्राफी, जो पहली सोनोग्राफी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत टाइम से और बहुत जमाने से एक मिथ चला आ रहा है कि जब तक 3 महीने पूरे ना हो जाए तब तक सोनोग्राफी ना करा लेना। तो ये एकदम गलत है। आपके जैसे ही 2 महीने, 1.5 से 2 महीने हो जाएं, उस टाइम आप सोनोग्राफी करवा लीजिए। क्योंकि मान लीजिए एक्टोपिक हुई या फिर मिस कैरेज हुआ, तो आपकी जब तक ब्लीडिंग ना हो जाएगी या एक्टोपिक में अगर रप्चर हो गया तो एक लाइफ डेंजरस रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट स्कैन पे अपन आते हैं एंटी स्कैन, यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी वाली स्कैन, जो कि पता करती है कि बच्चे में कोई एनोमली, यानी कि बच्चा फ्लैट नोज वाला या स्लैंटेड आईज वाला, डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा तो नहीं है। तो बच्चे की एनोमलीज, कुछ जेनेटिक एनोमलीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि बच्चे के वो सिंड्रोम है या नहीं। अगर इस सोनोग्राफी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपकी जो एंटी होती है, जैसे कि नकल ट्रांसलूसेंसी, जिसमें कि अपन गुद्दी के पीछे का हिस्सा देखते हैं कि कितनी मोटाई है, अगर वो मोटाई ज्यादा आती है तो इससे हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हमें डबल मार्कर कराने की जरूरत पड़ती है, यानी कि खून की जांच। ये सिर्फ अपने को रिस्क बताती है कि कितना % रिस्क है कि आपके बेबी में एनोमली हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है सबसे बड़ी सोनोग्राफी, यानी कि 18 से 22 सप्ताह पे जो अपन करते हैं एनोमली स्कैन, रंगीन सोनोग्राफी। बहुत बड़ा मिथ है कि 7वें महीने में रंगीन सोनोग्राफी करानी है, वो एक अलग सोनोग्राफी होती है। लेकिन ये जो रंगीन सोनोग्राफी है, ये बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसमें बेबी के पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और हमें इस टाइम ये पता करने की जरूरत है कि जो भी ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि हार्ट में अगर कोई एनोमली है, कोई छेद है, या अगर सिर में कोई प्रॉब्लम है, आंत में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की फिंगर्स कितनी है, कितनी नहीं है, बच्चे को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार ये डिसीजन लेना भी पड़ता है कि अगर बच्चा पूरी तरीके से एबनॉर्मल है तो उसे टर्मिनेट भी करना पड़ता है, यानी कि डिलीवरी भी करवानी पड़ती है, ताकि आगे चल के ऐसा बच्चा ना पैदा हो जो कि एनोमलस हो, जिसमें वो खुद भी दुख पाता है और उसके परिवार वाले तो परेशान रहते ही हैं। नेक्स्ट सोनोग्राफी आती है ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन यानी कि अब हमें देखना पड़ता है कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, जो कि 28 से 32 सप्ताह, 32 से 34 सप्ताह में अपन कर सकते हैं। तो इस टाइम हमें देखना है कि बेबी का जो लाइकर है, यानी कि जो बेबी के आसपास का पानी है, वो कितना है। ये नॉर्मल होना चाहिए। 10 to 12 AFI की एक इंडिकेटेड एक रेंज होती है। अगर ये पानी बहुत कम है, यानी कि 1 से 2 ही पानी है, तो हम इसमें डायरेक्ट सिजेरियन करते हैं और इसमें टाइम निकालना भी मुश्किल होता है। अगर ये पानी बहुत ज्यादा है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, जिसमें भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स होना या बच्चे का फिक्स ना होना लास्ट टाइम तक, क्योंकि बच्चा ज्यादा पानी में घूमता रहता है और एंड में आके फिक्स नहीं हो पाता है। कई बार बच्चा उल्टा ही फिक्स हो जाता है। तो इसमें डिलीवरी का रास्ता तय करना और लास्ट में जो कॉर्ड प्रोलैप्स मैंने बोला, एक डेंजरस सिचुएशन होती है जिसमें कि बच्चे की नाड़ बाहर आ जाती है पानी छूटते ही, क्योंकि बच्चा अपने आप फिक्स नहीं हो पाता है और वो नाड़ बाहर आने की वजह से एक डेंजरस
डेंजरस कंडीशन यानी कि बच्चे का खत्म हो जाना भी हो सकता है। तो ग्रोथ स्कैन में हम सबसे पहले पता करेंगे पानी कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, बच्चा सीधा है या बच्चा उल्टा है, बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का प्लेसेंटा कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ों से बहुत अच्छा हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आगे प्रेगनेंसी कैसे ग्रो करेगी। नेक्स्ट, अगर आपको बीपी है या आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है और आपको कोई भी पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हमें रंगीन सोनोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि जो बेबी को ब्लड फ्लो जा रहा है, यानी कि जो प्लेसेंटा से बेबी तक ब्लड फ्लो और बेबी के ब्रेन तक जो ब्लड फ्लो है वो सही है या नहीं। अगर उसमें इश्यूज होते हैं तो उसके हिसाब से डिलीवरी का डिसीजन लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको 4 सोनोग्राफी बताई हैं, तो ये मत समझिए कि फिक्स 4 सोनोग्राफी, अगर आपका डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा सोनोग्राफी के लिए बोल रहा है तो आपको ये नहीं कहना है कि हमने तो यूट्यूब पर देखा है कि 4 ही सोनोग्राफी होती है। जी नहीं, ये डिसीजन डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। यानी कि अगर आपको ब्लीडिंग का रिस्क है, जैसे आपको पहले से ब्लीडिंग होती आ रही है, तो पहले ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी एक्स्ट्रा भी हो सकती है, क्योंकि जब भी आप आके कहेंगे कि मैडम ब्लीडिंग हो गई है, तो ऊपर से हमें देखने का कोई रास्ता नहीं होता है, ना ही बच्चे की धड़कन हम ऊपर से देख पाते हैं। पहले 3 महीने तक सोनोग्राफी ही हमें बताती है कि बच्चे की क्या स्थिति है। तो हो सकता है अगर आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन है तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती रहती है, या आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो एक्स्ट्रा सोनोग्राफीज हो जाती हैं, या फिर आपको प्री एक्लैम्पशिया है, बीपी है और आपका बच्चा IUGR दिखाई दे रहा है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है आपकी ग्रोथ स्कैन की सोनोग्राफी में, तो हमें वो सोनोग्राफी रिपीट एवरी 15 डेज भी करानी पड़ती है, ये देखने के लिए कि ब्लड फ्लो बेबी को प्रॉपर है या नहीं, कहीं ब्लड फ्लो कट तो नहीं हो गया है जिससे बच्चा पेट में खत्म ना हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा एज पे डॉक्टर ध्यान रखता है, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस को आपको प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक और बहुत जरूरी बात, कई पेशेंट्स जिनका पहले मिसकैरेज हो चुका है या कोई पेट में बच्चा खत्म हो चुका है या उनके पहले कोई बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है किसी भी तरीके की, तो प्रेगनेंसी से पेशेंट्स बहुत डरी रहती हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। तो पेशेंट आगे होकर बार बार बोलते हैं कि मैडम 10 दिन हो गए सोनोग्राफी कर दीजिए, 15 दिन हो गए सोनोग्राफी कर दीजिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तक आपको मेडिकली डॉक्टर एडवाइस ना करे, आप आगे होकर सोनोग्राफी के लिए ना पूछें, और जब डॉक्टर एडवाइस करें तो प्रॉपर टाइम पे सोनोग्राफी कराएं। कई बार होता है जैसे कि हम डेट देते हैं कि इस टाइम पे आपको सोनोग्राफी के लिए आना है, पेशेंट उससे 1 महीने बाद में आता है, और जब उससे पूछते हैं कि आप क्यों लेट आए तो पेशेंट कहता है घर में कोई काम हो गया था। देखिए, अगर कोई भी काम हुआ है तो आप 5 से 10 दिन का प्लस माइनस लेके चल सकते हैं, लेकिन प्लीज इतना लेट ना करें, क्योंकि उस टाइम तक बेबी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो एंटी और एनोमली टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी मम्मियों को शेयर करिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक प्रेगनेंसी गाइड के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।